एमएनटी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस तरह की चर्चाओं का आयोजन करने के लिए। और जहाँ तक सवाल की बात है, तो अगर हम ये देखें कि बुद्ध से पहले का समय और बुद्ध के बाद का समय, इस तरह से अगर हम बात करें या आपके प्रश्न को लेकर के कि महिलाओं की जो स्थिति है, वो किस तरह से जो है वो रही है और आगे तक जो है वो किस तरह से महिलाओं की स्थिति में जो है वो परिवर्तन आया है। तो अगर हम ये देखें कि जो इंडस सिविलाइजेशन से, क्योंकि जब भी हम इतिहास की शुरुआत करते हैं, तो वो इंडस सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है उसकी, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो अगर उस सिविलाइजेशन में देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका कल्चर देखें, उसका जो काम का तरीका है, जो हमें जितने एविडेंसेस मिलते हैं उसके, चाहे वो नगर निर्माण को लेकर के हो, चाहे वो सृष्टि के निर्माण को लेकर हो या फिर जो महिला-पुरुष का जो संबंध है, जो इक्वालिटी के जो प्रश्न है, तो वो कहीं तक हमें वहाँ पर एक समानता जो है वो हमें दिखती है, वो किसी भी सभ्यता में, खास करके जो इंडस सिविलाइजेशन है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ तो हमें जो है वो इक्वालिटी नज़र आती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम जो वैदिक पीरियड में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वो धर्म, जो वेद और जो ग्रंथ उनकी जब बात होती है, उस समय की जब बात होती है, तो उसमें हमें कहीं न कहीं एक डिवीज़न जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे एक पुरुष का जो काम है या पुरुष की एक भूमिका है समाज में और उसी तरह से एक स्त्री की जो भूमिका है समाज में और घर में, उसको डिवीज़न कर दिया जाता है कि वो किस तरह से अलग-अलग भूमिकाओं में समाज में जो है अपना काम करेंगे। तो मनुस्मृति को ले लीजिए या फिर जो है वेद की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें कहीं-कहीं लगता है कि बहुत एकता वाली बातें हो रही है, कर्म को लेकर के, उसके फल को लेकर के। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, तो इस तरह के जब श्लोक जो है वो दिखते हैं तो फिर कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी स्त्री को इस तरह का दर्जा क्यों दिया गया? ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। सो स्त्रियों की पूजा क्यों? एक सवाल तो ये है, क्योंकि जब इक्वालिटी की बात करते हैं या जस्टिस की बात करते हैं, तो वही हमारे मन में इस तरह के सवाल उठते हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। उसके बाद जब हम मनुस्मृति की तरफ जाते हैं, तो वो आशा जी ने भी उस पर कुछ प्रकाश डाला कि पूरा जो मनुस्मृति है, पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरे समाज का कि कैसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। किस तरह से उसको रहना चाहिए, तो जो पूरा जो ये वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, जो हमारे वेद पुराण जो ये कहते हैं कि समाज का जो सिस्टम है, वो किस तरह का है, तो पूरा सिस्टम जो है वो हायरार्की पर बेस्ड है और हायरार्की का मतलब ये है कि जो ऊँचे से निम्न की तरफ जाता है। जिसमें सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है, उसके नीचे जो है क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और शूद्र हैं और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो जो है वो अनटचेबल्स जो है, जो पूरा जो शूद्र है और आउटकास्ट भी है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, उसी के साथ जोड़ करके अगर हम देखें, तो जिस तरह की ये व्यवस्था है हायरार्की बेस्ड जो है जिसमें कुछ लोग बहुत उच्च पायदान पर हैं, कुछ निम्न हैं और कुछ सबसे नीचे हैं और उनका जो समाज में जो स्थान उनके स्टेटस को तय करता है कि जो सबसे ऊपर है उसका समाज में जो इज्जत है, जो उसका रुतबा है, वो सबसे ज़्यादा है और उसी के संदर्भ में उसको वो अधिकार भी मिले हैं। तो जहाँ ये गीता और जो वेद हैं, जहाँ कर्म की बात होती है, तो कर्म तो जो है कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता है अगर ऐसे देखा जाए, तो फिर इस जो जो ये कंडक्ट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मनुस्मृति जो है, उसमें फिर ये क्यों कहा जा गया कि जो ब्राह्मण हैं, उनका जो कार्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षा प्रदान करना मतलब किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सभी को
समाज के सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये भेद क्यों? क्योंकि वहीं पर हम ये पढ़ते हैं उस वैदिक पीरियड में कि अगर शूद्र और महिलाएँ जो है वेद अगर पढ़ भी लें, तो उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़ भी लें तो उनके कानों में जो है वो शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। मतलब दूर-दूर तक जो चैंटिंग की जो आवाज़ है वो भी पढ़ना तो बहुत दूर वो आवाज़ भी उनके कानों में नहीं जानी चाहिए। तो ये जो है वो इक्वालिटी और वो महिलाओं के संदर्भ में जो ये सोशल जो बिहेवियर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मनुस्मृति है, वो तो बहुत जो है डिस्क्रिमिनेटरी है महिलाओं के संदर्भ में। क्योंकि जहाँ पर जो है लोग बड़े अम, मतलब उत्साह से या गर्व से कहते हैं कि जो ये हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें महिलाओं का स्थान तो पुरुषों से भी ऊँचा रहा है या पुरुषों के बराबर रहा है। तो ये सवाल जो है मुझे लगता है कि सबके मन में ये होना चाहिए कि अगर ऐसा था, तो महिलाओं की जो स्थिति है, फिर वो बराबर दर्जे की होनी चाहिए क्योंकि जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, वो सारे पुरुष हैं। वहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, उसमें जो ब्राह्मणी हैं, उनका क्यों नहीं नाम आता? या फिर जो दूसरी महिलाएँ हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इस जो हायरार्किकल जो सिस्टम है, उसमें उनका तो कोई उस शिक्षा की व्यवस्था में जो है कहीं एंट्री भी नहीं है। तो इस तरह की जो पूरी इनइक्वल और जो अनजस्टिसेबल जो सिस्टम है, जो पुरुष और औरत के बीच में, वो हमें इन धार्मिक ग्रंथों में जो है वो दिखता है। एक तो ये बात क्योंकि मनुस्मृति के पूरा लाइफ जो है औरत को पुरुष पर डिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी जो हर खुशी और गम का ध्यान रखना चाहिए और अगर वो नहीं करे तो उसको जो है अलग-अलग तरीके से जो है उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो पूरा जीवन भर वो डिपेंडेंट पुरुष पर वो सबको मालूम ही है कि जन्म के समय बाल्यावस्था में पिता के ऊपर वो डिपेंडेंट है और शादी के बाद हस्बैंड पर और अपने बुढ़ापे में जो है वो अपने बेटे पर। सो इंडिपेंडेंस जो है वो उसके साथ कहीं पर भी है ही नहीं, स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं है और पूरा जो उसका लाइफ है वो एक आदमी की सेवा के लिए जो है वो समर्पित माना गया है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसको अलग-अलग तरीके से जो है अ सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी स्थिति क्या है उस समाज में ढोर, गवार, पशु, शूद्र ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब उसमें स्त्री जो है वो मानव के दर्जे से बाहर है क्योंकि उसको जो ढोर और गवार और पशु के साथ उसकी तुलना की गई। तो वहाँ पर जो है महिलाओं के अधिकारों की बात तो बहुत-बहुत दूर की बात है। उसके बाद अगर हम बुद्धा के बाद का अगर हम टाइम देखें अशोका का टाइम देखें या हिस्टोरिकल टर्म में अगर हम ये गुप्ताज़ का भी टाइम देखें, फिर उसके बाद जो है पूरा सल्तनत पीरियड और ये मुगल पीरियड अगर उसमें हम बात करें, तो जो बुद्धा पीरियड में जो महिलाओं को कम से कम हम ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है कहीं न कहीं एक बराबर दर्जे की रखी गई क्योंकि उनको वो अधिकार दिया गया कि महिलाएँ भी जो है वो शिक्षा ले सकती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके वो भी जो है वो मॉन्क बन सकती हैं, भिक्षुणी बन सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि वो घर से बाहर जो निकलने का जो रास्ता जो है वो बुद्धिज़्म में दिखता है कि वो भी जो है वो बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, बुद्ध विहार में रह सकती हैं, वास कर सकती हैं। क्योंकि पहले तो जो विदिन हाउस वॉल्स है उसके बाहर जाने का उनको कोई प्रावधान ही नहीं दिखता कहीं पर भी क्योंकि उनका काम क्या है सेवा करना और सेवा जो है एक पुरुष की सेवा करना, चाहे वो पति के रूप में चाहे वो पिता के रूप में या पुत्र के रूप में। तो ये हमें जो स्वतंत्रता, जो लिबरेशन है, कहीं न कहीं वहाँ पर दिखाई देती है और उसी को फ़ॉलो जो है वो अशोका और जो है वो दिखते हैं। तो उनके शिलालेख में और उसमें अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री के जो ज्ञाता हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो फिर एक जो अगर इक्वालिटी बुद्धिज़्म के बाद अगर हम देखें तो वो सल्तनत पीरियड में और मुगल पीरियड में इवन जो जब अंग्रेज आए और जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चला, तो उसमें अगर हम देखें तो फिर से महिलाओं की स्थिति का इतना पतन क्यों हुआ? अगर जो है सब कुछ अच्छा था, महिलाएँ बराबर थी, उनको बराबर शिक्षा का अधिकार था, तो जो पतन होना शुरू हुआ क्योंकि पूरे सल्तनत पीरियड में जो आप देखिए कि लगभग 500-600 साल का जो पीरियड रहा उसमें हमें सिर्फ एक महिला का नाम सुनाई देता है, रज़िया सुल्ताना का। और उसने भी बड़ा स्ट्रगल करके जो है उस शासन को सँभाला। तो ये बात तो जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर प्रूफ होती है कि महिलाओं के अंदर भी उतनी पावर है, उनके अंदर भी उतना साहस है कि वो एक शासक बनकर जो है वो पूरे सल्तनत को जो है वो चला सकती है। इसके बाद अगर मुगल पीरियड में भी हम आएँ तो वो महिलाओं का ज़िक्र जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है क्योंकि ज़्यादातर हम जो शासक है उनके बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं सेम दोनों पीरियड में। तो उसमें भी हमें किसका नाम दिखता है कि नूरजहाँ का थोड़ा-सा नाम दिखता है क्योंकि उसने कोशिश की जो है वो शासन को सँभालने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में क्योंकि कहीं न कहीं वो जहांगीर के को कंट्रोल था या कुछ भी कहें उस चीज़ को लेकिन उसका जो एक साहस और वो दिखता है हमको और बाकी कहीं न कहीं वो उनकी पत्नियाँ, उनकी रानियाँ इस रूप में जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट जो कैरेक्टर है, वो हमें दिखता नहीं है। उसके बाद अगर हम जो है इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम मिलता है और उसके बाद जो है जो कहें कि जो हमारे जो सोशल जो रिफॉर्म्स जो होना शुरू हुआ जिसमें आप जो है फुले का जो समय आता है फुले दंपत्ति का और तो वहाँ पर जो है एक तरह से एड्रेस करना शुरू हो गया, जो विमेन के जो इश्यू हैं, उनकी इक्वालिटी, उनकी शिक्षा, उनकी जस्टिस, उनकी पढ़ाई को लेकर के जो है जो पूरी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, महिलाओं के बारे में जो अनटचेबल्स हैं इस वर्ण व्यवस्था में, उनके साथ किस तरह से भेदभाव होता है, एटलीस्ट वो एड्रेस करना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कहीं न कहीं हमें यहाँ पर जो है वो दिखती है और महिलाओं की जो है वो बात होती है। उसके बाद भी अगर हम देखें कि जो रिफॉर्म्स हैं तो धीरे-धीरे यहाँ से शुरू होते हैं और एक वैलिड लीगल जिसको हम कहें एक जो ग्रंथ कह सकते हैं हम उसको कि जो हमारे सामने आता है संविधान जो बिना किसी भेद के मीन्स कि वो एक ह्यूमन बीइंग को एक स्त्री और पुरुष को नहीं कैटेगराइज़ करके वो मानव को एक समान अधिकार देने की बात होती है। तो जी, जी, अ, जी। मुझे लगता है कि मेरा टाइम जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में। सो जो जो जी, जी। संविधान है, वही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर हमें इक्वालिटी, जस्टिस और जो है वो इंडिपेंडेंस नज़र आती है। और बाकी किसी भी जो धर्म ग्रंथ है, उसमें हमें नज़र नहीं आती है। उसका इंटरप्रिटेशन बहुत गलत तरीके से किया गया है लोग। उस समय की जो समाज की जो स्थिति थी, वो आशा जी ने और सरिता जी ने काफ़ी डिटेल में जो है वो बताई है उन्होंने। तो उसी में मैं एक चीज़ बस जोड़ना चाहती हूँ कि जो फुले दंपत्ति जो है वो एक ऐसे समाज में ऐसी समाज व्यवस्था में आते हैं, उस पीरियड में आते हैं जहाँ पर जो पेशवाई है वो बहुत चरम पर है। जहाँ पर जो ब्राह्मणवाद है वो बहुत चर्म पर है और ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पर ब्राह्मणवाद जो है वो बहुत चर्म पर होगा, जहाँ पर जो है वो पूजा-पाठ होगा, तो वहाँ पर कुरीतियाँ भी होंगी और उन कुरीतियों के नाम पर जो है, जो जो समाज की जो वर्णवादी जो व्यवस्था है, उसमें जो डिवीज़न है, जो सेग्रीगेशन है, उसके नाम पर जो है वो अनटचेबिलिटी तो वहाँ पर है ही, जो बहुत ज़ोरों से प्रैक्टिस जो है वो उस समय हो रही थी छुआ-छूत के नाम से जिसको हम जानते हैं। लेकिन महिलाएँ चाहे वो किसी भी वर्ग की हों जैसे कि सरिता जी ने भी बोला और आशा जी ने भी कि चाहे वो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वो महिलाएँ चाहे वो ब्राह्मण वर्ग से आती हो या फिर वो जो है
क्षत्रिय वर्ग की हो या फिर जो वैश्य और शूद्र समाज की हो, उनकी स्थिति लगभग जो है वो दोयम दर्जे की रही है और इसी समय में जब फुले दंपति जो है समाज की बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये बाल विवाह और सती प्रथा, अशिक्षा और जो कन्या वध जैसी जो कुरीतियाँ हैं उस समय वो बहुत अपने चरम पर थी। तो एक बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने होता है कि समाज में कैसे सुधार जो है वो लाया जाए। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 विचारधाराएँ काम करती हैं। ये कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने जो है जो सती प्रथा जैसी व्यवस्था पर जो है कुरीतियाँ पर जो है वो रोक लगाए। तो एक जो है समाज में सुधार कैसे लाया जाए? समाज में सुधार एक जो है एक विचारधारा के तहत होता है और एक होता है कि जो समाज में जो इनजस्टिस है, जो अन्याय की जो व्यवस्था है, उसको कैसे जस्टिसेबल बनाया जाए। तो 2 सोशल रिफॉर्म्स जो कि सबके लिए एक बराबर होगा। महिलाओं की जैसे बात की गई, तो उसमें सभी महिलाओं की बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि उसमें सभी महिलाओं में कौन-कौन महिलाएँ, ये एक सेग्रीगेशन। दूसरा जब फुले दंपति काम करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आधी आबादी के साथ पूरे समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, एक जस्टिसेबल सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर जो अनइक्वालिटी है वो अपने इस व्यवस्था के कारण, वर्णवादी व्यवस्था के कारण जो है बहुत ज़ोरों-शोरों से जो है वो फल-फूल रही है। जहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत खराब है और अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता है, जो छुआ-छूत है, जो ये भेदभाव है, उसकी वजह से जो एक बड़ा तबका है, जो मूल निवासी जो समाज है, उसको किसी भी तरह के अधिकारों से वंचित लगातार किया गया है। तो अधिकारों का मतलब जो समाज में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज़ हैं, चाहे वो जल-जंगल, ज़मीन कह लीजिए या फिर उनको और अच्छी भाषा में जो है सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकार कह लीजिए, तो उन अधिकारों से पूरी तरीके से जो है वो वंचित रखा गया। तो जब किसी का संसाधनों पर कोई हक नहीं होगा, तो वो अपने अधिकारों की कभी बात ही नहीं कर पाएगा और जब उसके कोई अधिकार नहीं होंगे, तो जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, वो उसमें भी कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो एक बड़े समाज का जो वादी जो व्यवस्था है, हायरार्किकल जो सिस्टम है, उसमें जो एक बड़ी आबादी है, जिसको हम आज मूल निवासी कहते हैं, उसको बहुत-बहुत लंबे समय तक या ये कहें कि संविधान के बनने के पहले तक इन सभी चीज़ों से रिसोर्सेज़ से, आर्थिक संसाधनों से और राजनीति से दूर रखा गया। तो जो अभी थोड़े समय पहले इतिहास की जो बात हुई, तो वहाँ पर जाति के नाम पर तो हमें कोई भी अनटचेबल दिखता ही नहीं है कि कोई जो है बहुत बड़ा शासक बना हो। पुरुषों की बात हो रही है, महिलाएँ तो बहुत दूर की बात है। तो जो महिलाओं के प्रति जो व्यवस्था है और जो पूरा एक जो शूद्र है समाज है, उसको पूरी तरीके से तो मतलब 50% आबादी तो इन सभी संसाधनों से वंचित है, सभी अधिकारों से वंचित रखी ही गई है और एक जो पूरा जो समाज इस वर्णवादी व्यवस्था में जो शूद्र समाज है, उसको सभी हक अधिकारों से दूर रखा गया। उसके लिए जो है जी, ये सोशल रिफॉर्म्स के बाद जो फुले दंपति हैं, वो काम करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए शिक्षा के लिए क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था क्योंकि सभी अधिकारों का जो मिलेंगे हमें वो सिर्फ शिक्षा से ही संबंधित है, जिसके लिए बाबा साहब भी ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक हथियार है। उसके जब वो एजुकेशन होगा क्योंकि वी एजुकेट, वी ऑर्गनाइज एंड वी एजिटेट। तो जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक हम अपने हक अधिकारों को नहीं समझ पाएँगे और जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लड़ भी नहीं पाएँगे। तो ये तो बाबा साहब का कोट है, लेकिन उससे पहले जो फुले दंपति है, वो अपने घर के जो कुएँ हैं पानी पीने के लिए या अपने घर जो है वो बालिकाओं के लिए खोलते हैं बच्चियों की शिक्षा के लिए और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी पाठशाला में सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग से लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं।
तो आप ये देखिए कि एक जो समाज जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव ब्राह्मणवादी समाज की धर्म ग्रंथ इतने उच्च हैं, जिसमें सबको एक समान शिक्षा दी गई है, सब वेद पढ़ सकते थे, जिसमें गार्गी, अपाला, घोषा, लोपा इन सब के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो वो लोग खुद अपनी लड़कियों को शिक्षा देने के खिलाफ हैं। तो वहां पर ये देखिए कि बाकी जो जो शूद्र समाज के जो लोग हैं, पुरुष और औरत, जो बच्चे और बच्चियां, तो उनके लिए तो वो सब चीजें कहीं सोच ही नहीं सकते उस बारे में। तो एक ऐसा समाज जिसमें फूले दंपति स्ट्रगल करते हैं और ये सब जानते हैं कि उनका विरोध उसी ब्राह्मणवादी समाज ने सबसे ज्यादा किया। उनके ऊपर गालियों की बौछार तो की ही, कीचड़, गोबर ये सब फेंका, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा और उन्हीं सब संघर्षों का परिणाम जो है वो बाबा साहब के जी, संविधान के जी। रूप में हमारे सामने दिखता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे सामने एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के अधिकार, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे क्या अधिकार हो सकते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करके वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर सब लोग जो है वो एक समान हो, बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, इवन जो बर्थ प्लेस है उसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ज्योतिबा फुले का संघर्ष का परिणाम है। जो क्रांति ज्योति सावित्री बाई, जिनको हम जो है द फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया हम ये कहते हैं, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की, ना कि अनटचेबल गर्ल्स की बात की। ये ध्यान देने वाली बात है और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो ये कहते हैं कि हमारे ब्राह्मणवादी कल्चर में स्त्रियों को बहुत जो है वो बराबर का स्थान दिया गया। तो वहां पर विरोध जो है वो उन बच्चियों का होता है जो ब्राह्मण की स्त्री जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए आती है। उसके बाद जो है वो अनटचेबल गर्ल्स उनके स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। तो वो समाज किस-किस तरह से उनको जो है वो प्रताड़ित करता है, ज्योतिबा फुले को, इवन उनके फादर को इतना जो है वो मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो खुद अपने बेटे को जो है वो घर से ज्योतिबा को निकाल देते हैं। दूसरा, उन्होंने खुद एग्जाम्पल जो है उनकी लाइफ में हम ऐसे देखते हैं कि जो क्योंकि विधवा स्त्रियां हो जाती थी, तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन जो है वो सोशली तो होता ही है, परिवार में होता ही है, लेकिन जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन जो होता था, विधवाओं के जो बच्चे होते थे, तो जब विधवाओं को, विडोज को ही कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, तो उनके बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सब लोग जो है वो एक एक एग्जाम्पल की ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो कहा उसको अपने जीवन में उतारा भी। तो उन्होंने काशीबाई की जो संतान थी उसको अपनाया और उनको जो है जी, जी। अपनी संपत्ति का जो है उन्होंने जी, वारिस मैम। बनाया। सबसे पहले तो ये बात जो है समझने की ज़रूरत है कि जो संविधान जो ग्रंथ है, वो एक ऐसे डेमोक्रेसी की बात करता है और जो जस्टिस जो सबसे जो हेवी वर्ड है, सबसे अच्छा शब्द है संविधान का न्याय। और वो न्याय किस आधार पर? क्योंकि जो अनजस्टिस रहा, पूरे इतने लंबे समय का जो इतिहास रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, तो उससे जो है वो आज़ादी, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात जिसमें सभी जो है वो समान है, एक व्यक्ति के रूप में। और जहाँ पर स्त्रियों लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था और उनकी आज हालत ये है कि पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो फीमेल फिटिसाइड शुरू हो गया कि जैसे-जैसे मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं और पैसा आ रहा है उनके पास, तो इस तरह की कुरीतियाँ भी जो है वो आज के समय में जो है शुरू हो रही हैं। तो एक तरह से संविधान अभी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उस रूप में जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले सही नहीं हैं, उनकी सोच सही नहीं है, तो वो अच्छा संविधान हो ही नहीं सकता। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा हो और अगर लागू करने वाले लोग जो है वो अच्छे हैं, तो वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। सो जस्टिस इज़ अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो मैं अगर इस बात को और दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि एक कंक्लूसिव रिमार्क्स में, तो शिक्षा ही वह हथियार है जो हमारी सारी सामाजिक जो बेड़ियां हैं, जो हमारे ऊपर आर्थिक बंधन लगे हैं,
उनको काट देता है और हमें एक पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो देता है, जहाँ पर हम अपनी एक सही पोजीशन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि हर एक व्यक्ति को, यहाँ पर मैं सेग्रीगेट नहीं कर रही हूँ कि महिलाओं को और पुरुषों को, हर एक व्यक्ति को सारी चीज़ों को छोड़कर, बिना बायसनेस के, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म से परे हट करके संविधान का अध्ययन जो है वो करना चाहिए और महिलाओं को ज़रूर संविधान का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आज जो है हर तरफ से पुरज़ोर ये कोशिश हो रही है कि कैसे भी इस संविधान को जो है वो हटा के रिप्लेस करना है उसको और फिर से वही व्यवस्था जो है वो लागू करनी है। तो संविधान को एक ग्रंथ मान करके उसका जो है वो हर किसी को अध्ययन करना चाहिए, रोज़ाना उसको पढ़ना चाहिए कि वही एक 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 वेपन है हमारे हमारे हाथों में, हमारे साथ जो सारी बेड़ियों को काट सकता है और हमारे जो अधिकार हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, एक व्यक्ति के तौर पर बिना किसी भेद के, जाति, धर्म, लिंग और स्थान के तौर पर उनको जो है अगर लागू कराना है तो संविधान को पढ़ना बहुत-बहुत ज़रूरी है। सो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा ही एक अधिकार है जो हमारे विकास के सारे रास्ते जो है वो खोलता है और उस सब को एन्श्योर करता है हमारा संविधान। सो मेरा आज यही मैसेज है सभी के लिए कि हम संविधान को पूर्णतः समझें और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में सहायक हों। किस रूप में? क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे का संघर्ष जो है वो जारी रख ही नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा है कि बिना सामाजिक क्रांति के कोई भी राजनीतिक क्रांति संभव है ही नहीं और हम एक ऐसे समाज में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर सामाजिक जस्टिस जो है वो अभी है ही नहीं। सामाजिक जो फ्रीडम है वो है ही नहीं। तो राजनीतिक फ्रीडम तो मिल गई, पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन जो सोशल फ्रीडम है वो अभी हासिल करना बाकी है। सो आज़ादी के 70 साल बाद का जो संघर्ष अभी भी है, वो हमें जारी रखना है और उसके लिए संविधान और शिक्षा दोनों को हमें स्ट्रांगली जो है वो अपनाना पड़ेगा। तभी जो है प्रोग्रेसिव और जस्टिसेबल सोसाइटी की स्थापना हो सकती है, जिसका बाबा साहब ने और हमारे जो और आइकन है ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने सपना देखा था, पेरियार साहब ने जैसे समाज की कल्पना की थी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।